नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और आप सभी का रंग तरंग के इस बहुत ही खास अंक में स्वागत है। खास इसलिए क्योंकि आज का एपिसोड समर्पित है ऐसे कला साधकों को जिन्होंने ना सिर्फ नई कलाओं को विकसित किया, नई तकनीक को विकसित किया, बल्कि अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया इन कलाओं के संरक्षण के लिए। साथ ही आज के कार्यक्रम में और भी बहुत कुछ होगा खास, क्योंकि इस वक्त मैं मौजूद हूं एक बेहद खास प्रदर्शनी में। ये प्रदर्शनी भारत की पारंपरिक गोंद कला को दुनिया तक पहुंचा रही है। तो देर कैसी, आइए शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। हर भारतवासी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के हमारे इतिहास और संस्कृति में योगदान को लेकर गर्व महसूस करता है। क्या आप ये जानते हैं कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर 1924 में अर्जेंटीना गए थे और वहाँ उन्होंने वहाँ के छात्र, लोगों और विद्वानों पर अपनी गहरी छाप छोड़ी थी। और यही वजह है कि आज तक गुरुदेव को अर्जेंटीना में बहुत गर्व से और सम्मान से याद किया जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अर्जेंटीना यात्रा के दौरान उन्होंने ब्यूनस आयर्स में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। आइए देखते हैं हमारी एक खास पेशकश। चोलाए चोलाए बाजवे जोएर मेरी पाएर बेगेई पोत केटे जाए कोरिश्ना आर दे। गुरुवर टैगोर ने अपनी कविता नूतन जोगेर भोर में कहा है, हर आगे बढ़ने वाले कदम पर घोषणाद होगा, दौड़ते पांव ही नया रास्ता बना देंगे। अब देरी मत करो। ये उद्गार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व की महानता को बयां करते हैं। गुरुदेव ने न केवल भारत के साहित्यिक और सांस्कृतिक आत्मा को स्वरूप दिया, बल्कि उनकी रचनाओं ने राष्ट्र की चेतना को जागृत किया। गुरुदेव ने हमेशा स्वदेशी समाज का संकल्प दिया। वे हमारे गांव को, हमारी कृषि को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे। वो वाणिज्य और व्यापार को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे। वो आर्ट और लिटरेचर को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे। उन्होंने आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मशक्ति की बात कही थी। गुरुदेव ने भारत के सांस्कृतिक सामर्थ्य को रंग बिरंगी मालाओं में पिरोया, अलग अलग रंग के मानकों की शक्ति को समझा और रविंद्र संगीत में इस विविधता को समेटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के साहित्य, संगीत, रंगमंच और चित्रकला की विधाओं के इतने मुरीद हैं कि 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा था, गुरुदेव कहते थे कि अपने शुभ कर्म पथ पर निर्भीक होकर आगे बढ़ो, सभी दुर्बलताएं और शंकाएं समाप्त हो जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी की अर्जेंटीना यात्रा के दौरान गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर फिर से चर्चा में आए। पीएम ने अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, ब्यूनस आयर्स में गुरुदेव टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। गुरुदेव टैगोर ने 1924 में अर्जेंटीना का दौरा किया था और इस देश के कई लोगों, विशेषकर विद्वानों और छात्रों के मन पर अमिट छाप छोड़ी थी। Victoria Ocampo, who was a great admirer of Tagore, she was instrumental in making Tagore establish himself as a painter, as a modernist painter to the world. Now, this cultural bridge has been established in 1924, and with the Prime Minister visit to Argentina, this has re-established. We have Shankho Ghosh's very, very famous book, Ocampo Robindranath, Ketuki Kushari Dyson's Robindranath O Victoria Ocampo Shandhane, a beautiful book. So there is already a live thread of research on Tagore and Victoria Ocampo, and this totally and directly connects to the cultural exchange between the two countries. So I think this will actually provide further impetus to the research that might actually be going on. ब्यूनस आयर्स में गुरुदेव टैगोर के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित कर पीएम ने विश्व भर में फैले बंगाली लोगों के मन और हृदय को प्रभावित किया है। सभी भारतीयों, विशेषकर बंगालियों को अपनी राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत और भारत की सीमाओं से परे भारत की सभ्यता के विस्तार पर गर्व कराया है।
आज हमारे देश के सुदूरवर्ती गांवों से निकलकर जनजातीय कला वैश्विक मंच पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं और भारतवासी भी इन आदिवासी समूह के राष्ट्र निर्माण में योगदान को समझ रहे हैं। इसी कड़ी में हम आज बात करना चाहते हैं गोंद कला की। इस वक्त मैं एक बेहद खास प्रदर्शनी में मौजूद हूं जो पूरी दुनिया के समक्ष गोंद कला को प्रस्तुत करती नजर आती है, लेकिन यहाँ इस प्रदर्शनी में आप इसके इतिहास को भी समझ सकते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जनखड़ सिंह श्याम की तस्वीर, जिन्होंने कहीं ना कहीं इस गोंद कला की शुरुआत की, लेकिन उनकी प्रतिभा को राष्ट्रीय और वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने में जे स्वामीनाथन का योगदान भी जाता है। इस प्रदर्शनी की एक और खास झलक आपको दिखाते हैं, साथ ही इसके इतिहास जगदीश स्वामीनाथन के प्रोत्साहन और प्रेरणा से वो चित्रकार बने। उन्होंने सांगीतिक छवियों को, बिंबों को और कथानकों को चित्रों में बदलना शुरू किया और शुरुआत हुई एक नई क्रांति की। जनगढ़ ने बिना इसका कोई दावा किए एक नई कला को जन्म दिया। रजा फाउंडेशन ने इन सभी आर्टिस्टों को बोला कि आप अपने चित्र भेजिए। हमने उन्हें चित्र मंगवाए, सारी यहाँ पे फ्रेमिंग की, यहाँ गैलरी में एग्जीबिशन लगाई और इनके बाद सारा के सारा पैसा भी उन्हीं को जाता है। 100% पैसा कोई फाउंडेशन इसकी वो नहीं करती। तो ये उन लोगों के लिए बड़ी मदद है और आप देखेंगे अब बहुत फाइन काम कर रहे हैं वो हम पिछले 5 सालों से उनकी एग्जीबिशन कर रहे हैं और हमने जब पहली बार इनकी एग्जीबिशन IIC में लगाई तो वहाँ पे 32 पेंटिंग बिक गई। हमने 60 पेंटिंग लगाई थी और फिर दूसरी एग्जीबिशन की तो फिर उनकी 15 पेंटिंग बिक गई, कुछ 30 पेंटिंग थी। अब हमने जो लगाई है उसमें सारी पेंटिंगें बिक गई। तो इतना तेजी से लोग इसे पसंद कर रहे हैं इस आर्ट को। तो इस वजह से अभी इन आर्टिस्टों के लिए बड़ा अच्छा है जो अशोक वाजपेयी का, जो जे स्वामीनाथन, अशोक वाजपेयी, इन सब लोगों की वजह से आज गोंड आर्ट या जनगढ़ सिंह कलम, उनके नाम से ये अब होने लगा है, वो बड़ा विकसित हो गया है। गोंड कला में बारीक और जटिल पैटर्न बेहद मशहूर हैं, जो अक्सर प्राकृतिक तत्वों जैसे पत्तियों, पेड़ों, जानवरों और मनुष्यों से प्रेरित होते हैं। इस प्रदर्शनी में भी इन कला न्यूज़। सुखवीर संघल एक ऐसे आर्टिस्ट, एक ऐसे कलाकार जिन्हें उनके छात्र कला के गॉडफादर बुलाते थे। उन्होंने वॉश पेंटिंग बनाने की तकनीक में एक नई क्रांति विकसित की और भी कई इनोवेशंस उनके द्वारा किए गए। आज वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी कृतियों की एक बेहद खास प्रदर्शनी द साइलेंट कैनवस स्पीक्स अगेन का राजधानी दिल्ली में आयोजन किया गया, जहां पर उनसे जुड़े उनके दोस्त, उनके परिवारजन एकत्र हुए उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए।
ने भारत में पहली बार पूर्ण टोनल मूल्यों के साथ आकृति रचना, परिदृश्य और चित्रांकन के लिए टेपेस्ट्री कार्य के लिए मूल तकनीक विकसित की। उन्होंने पानी या टेम्परा रंग माध्यम से लकड़ी पर लैक्टिक पेंटिंग की टिकाऊ प्रक्रिया विकसित की और उसे सुधारा। ये आर्ट एग्जीबिशन जो है हमारे जो भारतीय कल्चर है, जो परंपराएं हैं और हमारा जो इंडियन अध्यात्म है, जो फिलॉसफी है, उस पे बेस्ड है। मोस्टली जो उनका कलर्स रहते थे वो वाटर कलर्स यूज़ करते थे और मीडियम डिफरेंट होते थे, जैसे कि वाटर कलर ऑन पेपर और वाटर कलर ऑन वुड या फिर वाटर कलर ऑन सिल्क। मेरा पर्सनल फेवरेट है यह जो सामने है मैरिज प्रोसेशन, एक बारात का सीन है और उसमें 250 से भी ज़्यादा फिगर्स हैं और ईच फिगर जो है वो बातें कर रही है, वो एक्सप्रेसिव है और अपने आप में बहुत सारी कहानियाँ हैं उसमें। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, कला और कलाकार का विकास, जिसमें उन्होंने वेनिस के रंग सिद्धांत के माध्यम से ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को साबित किया है। ये स्टाइल खत्म ना हो जाए क्योंकि अब वॉश पेंटिंग करने वाले नहीं रह गए और ये तो बहुत डेडिकेशन चाहिए इसमें, तो अब ऐसा पेशेंस भी बहुत चाहिए। तो हम वही प्रयास तो यही है कि जितना आगे बढ़ पाए लोग सीखें, इसको जानें, ये टेक्निक ख़त्म ना हो जाए। आज ये मौका मिला है, मैं दिल्ली से ही हूँ क्योंकि ज़्यादातर जाना आना होता नहीं, मैं भी एक मिनिएचर आर्टिस्ट हूँ तो ज़्यादातर काम में ही मसरूफ़ रहते हैं, तो दिल्ली से बाहर जाना या कहीं विजिट करना मुश्किल ही होता है। आज इन चित्रों के माध्यम से युवा पीढ़ी सुखवीर संघल से जुड़ रही है, अपनी जड़ों से जुड़ रही है और अपनी संस्कृति को समझ रही है। चित्रकला एक कल्पना नहीं, एक अभिव्यक्ति है। ये बताती है कि चित्रकार क्या सोचता है, चित्रकार अपने चारों ओर क्या देखता है। और खास बात यह है कि जब चित्रकार इन सभी विषयों को रंगों के साथ एक कैनवस पर उतार देता है, तब हमें लगता है कि हमारा जीवन कितना सुंदर है। और इस एग्जीबिशन में तो जीवन के कई रंग हमें कैनवस पर देखने को मिले। कहते हैं ना, बच्चे बहुत ड्रामेबाज होते हैं, तो उनकी इसी कला को, इसी प्रतिभा को मंच पर लाने का निर्णय लिया दिल्ली सरकार की उर्दू अकादमी ने। एक खास समर कैंप का आयोजन किया गया और उसके बाद उसमें प्रशिक्षित बच्चों को अवसर मिला अपनी प्रतिभा और अभिनय को मंच पर दिखाने का एक बेहद खास कार्यक्रम के जरिए। आइए आपको भी मिलवाते हैं इन बच्चों से। दास्तान और ड्रामा दोनों ही हमारे दर्शकों का मनोरंजन लंबे समय से करते आ रहे हैं। कथा व्यथा से लेकर रामलीला तक, कालिदास से लेकर हबीब तनवीर तक, राजा महाराजाओं से लेकर आम आदमी तक, हर युग में ये दोनों ही विधाएं हमारे दर्शकों का मनोरंजन करने में सबसे अहम रही हैं। इन दोनों ही विधाओं को दिल्ली सरकार की उर्दू अकादमी ने दिल्ली के श्री राम सेंटर में उन बच्चों के द्वारा मंच पर प्रस्तुत कराया जिन बच्चों ने दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित समर कैंप में हिस्सा लिया था। इन सितारों की चमक मांग पड़ जाने से पहले तू लौटा, तू लौटा। फिजाओं में जहर घुल जाने से पहले तू लौटा। ये सभी कलाकार पहली बार मंच पर आए और पहली बार अपनी कला को प्रदर्शित कर दर्शकों का मन मोह लिया। मैं मुल्ला नसरुद्दीन का रोल प्ले कर रही हूँ और इस वर्कशॉप में हमने 1 महीने में इस पूरे ड्रामा को रेडी किया है। मैं दास्ताना मुल्ला नसरुद्दीन में 2 किरदार अदा करने जा रही हूँ। पहला किरदार एक नजूमी का है जो 200 साल बूढ़ा है और दूसरा किरदार मिर्ज़ा का है जो बहुत ही ज़्यादा लालची है। मैं नूर बानो का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ और हम सब ने जो वर्कशॉप में मिल के काम करा था वो हम लोगों ने खेल खेल में करा था। मैं हूँ हुस्ना, मैं
रोल कर रही हूँ हुस्ना का। हमने स्कूल में बहुत अच्छे से नाटक प्रोवाइज करा। हमने बावर्ची खाने में से लाल मिर्च का डब्बा लिया, उसे खोला और मुट्ठी में थोड़ी सी लाल मिर्च लेके जोकर की बड़ी बड़ी आंखों में फेंक दिया। कुछ बच्चों ने दास्तान सुनाई तो कुछ ने अपने अभिनय से ऐसा ड्रामा प्रस्तुत किया कि दर्शक हैरत में पड़ गए। ये मात्र एक प्रस्तुति नहीं थी, बल्कि एक परंपरा और एक साधना थी, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां कहानी सुनाना सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक संस्कृति और एक परंपरा का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम चाचा। बच्चों, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो मकान किसका था? चाचा, वो मकान? वाकई तुलसीदास की रामचरितमानस की चौपाइयां हो या कालिदास की शाकुंतलम, हर युग में ये दास्ता, ये अभिनय, ये ड्रामा हमारा मनोरंजन करते रहेंगे। हम तो सोचे रेशमा फारूकी की रिपोर्ट, रंग तरंग, डीडी न्यूज। हमारे हाथी साहब तो उनसे भी पहुंचे हुए बुजुर्ग निकले अलीजा। इस वक्त मैं एक बेहद खास प्रदर्शनी में हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये स्कल्पचर्स, ये मूर्ति। गौर से देखेंगे तो समझेंगे कि कितना बारीक काम किया है और हर एक स्कल्पचर एक अलग कहानी, एक अलग सोच कहता है। इसका श्रेय जाता है आर्टिस्ट प्रेमलता सरकार को, जो पिछले 30 वर्षों से इन बेजान वस्तुओं में अपनी कला से जान फूंकती आ रही हैं। ब्रॉन्ज और फाइबर के जरिए इन स्टैचूज को बनाया गया है। त्रिवेणी कला संगम में उन्होंने अपने प्रशिक्षण की शुरुआत की और आज यहीं पे उनकी प्रदर्शनी लगी है। यकीनन एक यात्रा के जैसा है ये इस प्रदर्शनी का। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं प्रेमलता जी से और इन मूर्तियों से और करीब से कराते हैं आपकी पहचान। वेटरन आर्टिस्ट प्रेमलता सरकार की मूर्ति कला पर ये प्रदर्शनी लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। प्रेमलता सरकार चिंतनशील मूर्तियां बनाती है जो उनके जुनून और आंतरिक भावनाओं का प्रतिबिंब है। ये स्कल्पचर तो ऐसा है कि जब आर्टिस्ट है तो वो आर्ट की तरफ जब वो चला जाता है तो और कुदरती अपने आप ही अंदर से आर्ट बाहर आ जाता है, तो वो सोचने में तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो देखते हैं अपने आप ही। जब मैं मिट्टी रखती हूँ तो एकदम से दिमाग में आता कि ये होना चाहिए आज तो। और मेरे स्कल्पचर्स में हमेशा मैं प्लेजेंट स्कल्पचर बनाती हूँ, मैं सैडिस्टिक नहीं बना सकती, क्योंकि रोज़ की ज़िंदगी में इतना सब कुछ चलता है ऊपर नीचे। तो कम से कम जो मैं आर्ट बना रही हूँ वो तो अपनी मर्जी से अपने उससे निकालूँ ना। तो मेरे इसमें स्कल्पचर में सारी चीज़ें एकदम से खुशी वाली देती हैं और इमोशन से भरपूर होती हैं। उन्होंने त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली में सरोज जैन से मूर्ति कला का अध्ययन किया। उनकी मूर्तियां जटिल भावनाओं की गहरी समझ का नमूना है। उम्र के इस पड़ाव पर भी प्रेमलता सरकार रुकने का नाम नहीं ले रही। हम सभी ये उम्मीद करते हैं कि उनका ये जोश, उनका ये जुनून यूं ही बरकरार रहे। जया सिन्हा, रंग तरंग, डीडी न्यूज। आत्म अन्वेषण एक बेहद भावपूर्ण प्रदर्शनी का आयोजन हुआ राजधानी दिल्ली में, जहां मशहूर कलाकार अमृत कपूर और प्रसिद्ध मूर्तिकार सुरेश कुमार ने अपनी कृतियों को प्रस्तुत किया। आइए आपको भी लिए चलते हैं इस प्रदर्शनी में। कलाकार अमृत कपूर और मूर्तिकार सुरेश कुमार की कृतियों को प्रदर्शित करती एक प्रदर्शनी आत्म अन्वेषण का आयोजन हुआ राजधानी दिल्ली में। कानपुर विश्वविद्यालय से ललित कला में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त अमृत ने प्रकृति, दर्शन और व्यक्तिगत प्रतिबिंब से प्राप्त विचारों पर आधारित अपनी नई पेंटिंग्स को प्रदर्शित किया। उनके काम में 4 श्रृंखलाएं शामिल रहीं। सिम्फनी, जो दृश्य तत्वों के माध्यम से संगीत की व्याख्या करती रही। डायकॉटमी, जो भावना और कारण के बीच विभाजन की खोज करती नजर आई। हार्मनी, जो दृश्य संतुलन के विचार को देखती रही। और यूटोपियन वर्ल्ड,
जो खुशी, नैतिकता और स्वयं के विषयों की जांच करती नजर आई। दूसरी ओर प्रसिद्ध मूर्तिकार सुरेश कुमार ने भारतीय मूर्तिकला, परंपराओं और समकालीन चिंताओं से आकार लेने वाली कांस्य मूर्तियों को प्रस्तुत किया। नहीं, बहुत बढ़िया शो रहा, बहुत ही जबरदस्त गैदरिंग रही। 100-150 से करीब जो है आर्टिस्ट लोग थे, जो आर्ट लवर थे, जो आर्ट विजिटर थे यहाँ पर जो है। तो इसमें काफ़ी सारे मेरे स्कल्पचर लगे हुए हैं। 25 के इस अनुसार 25 स्कल्पचर लगे हैं और पेंटिंग भी 25-30 लगी हुई है। तो बहुत ही अच्छा शो रहा और काफ़ी जो हमारे आर्ट क्रिटिक थे, आर्ट लवर थे, उन लोगों ने काफ़ी स्कल्पचर को और पेंटिंग को काफ़ी सराहा जो है, काफ़ी प्रशंसा की जो है। तो जब प्रशंसा होती है एक आर्टिस्ट की तो बड़ा अच्छा लगता है। उसको लगता है कि जो हमने काम किया है वो कारगर सिद्ध हुआ है। जो हमारा मैसेज है एक समाज की तरफ से जो है, जो हम काम कर रहे हैं एक नेचर को लेके, एक ह्यूमन बीइंग को बचाने के लिए जो हम काम कर रहे हैं, तो वो एक कारगर साबित हुआ। क्योंकि बाहर काफ़ी सारी जब लोग आते हैं, जो आर्ट क्रिटिक आते हैं, वो चर्चा भी करते हैं। उनका काम सामग्री, तकनीक और अर्थ के बीच संबंधों पर केंद्रित रहा, जो शास्त्रीय सौंदर्य शास्त्र और आध्यात्मिक विचारों दोनों से जुड़ा हुआ है। प्रदर्शनी पहचान, विचार और रूप के सवालों के दो अलग अलग तरीकों को प्रदर्शित करती हुई दिखी। आत्म अन्वेषण, चित्रों और मूर्तियों की एक भावपूर्ण प्रदर्शनी। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई व्यक्ति दुनिया से नहीं बल्कि खुद से शांत बातचीत कर रहा हो। जया सिन्हा, रंग तरंग, डीडी न्यूज। तकनीक, एआई और इंटरनेट के इस युग में भी हाथ से बनी इन अद्भुत कृतियों के लिए उत्सुकता और सम्मान में जरा भी कमी नहीं आई है और उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। रंग तरंग के आज के इस अंक में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।